और इस मॉडल में क्या क्या बताया गया था? देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ये मान लीजिए सेल है, इसको समझिए, सेल है, ये इसका बाउंड्री है, इस बाउंड्री को ही हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमें देखना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। मान लीजिए हमने इतना दूर माइक्रोस्कोप से फोकस किया, जैसे माइक्रोस्कोप लगाओगे यहाँ पर, आपको ये लाइन नहीं दिखेगा, आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरह से। और इसमें प्रोटीन आपको इस तरह से दिखेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखता है, जिसमें लिपिड का 2 लेयर होता है और इसमें प्रोटीन धंसा हुआ रहता है। तो इस मॉडल को सबसे पहले सिंगर और निकोलसन ने दिया था, और इन्होंने बताया था कि ये जो लिपिड का लेयर होता है, यह आसानी से किसी भी सब्सटेंस को आने जाने देता है। मतलब यह सेमी सॉलिड होता है या क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। इस तरह से क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। क्वासी फ्लूइड नेचर क्या होता है? जो सॉलिड के तरह भी काम करे और जो लिक्विड के जैसा भी काम करे। जैसे आप लोग टूथपेस्ट देखते होंगे, टूथपेस्ट क्या होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड है क्या? टूथपेस्ट पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता है, ना तो पूरी तरह से लिक्विड होता है ना? तो वह सॉलिड के जैसा भी काम कर रहा है और लिक्विड के जैसा। लिक्विड के जैसा कैसे है? टूथपेस्ट को अगर ऐसे दबाओगे तो क्या होगा? दब जाएगा। तो ये किसका गुण है? लिक्विड का। किसका है? लिक्विड का। और सॉलिड का गुण कैसे है? उसको जैसे हम लोग रखते हैं किसी चीज पे, ब्रश पे रखते हैं, तो वो अपना शेप बनाए रखता है। बनाए रखता है ना जी? तो शेप बनाए रख रहा है, मतलब वो सॉलिड की तरह काम कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो लिपिड का नेचर जो है वह कैसा है? क्वासी फ्लूइड नेचर है। मतलब थोड़ा सा सॉलिड का है और थोड़ा सा लिक्विड के जैसा है। अब इससे फायदा देखो भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का बाउंड्री है। क्या है? सेल का बाउंड्री है। अब जैसे आप लोग देखते हैं, आम खाते हैं आप लोग, तो आम का जो छिलका है उसका बाउंड्री हुआ कि नहीं? हो गया। तो यहां पर भी सेल का बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और आपको पता है कि कोशिका है, और कोशिका जो होती है आपस में इस तरह से सटी हुई रहती है। सभी कोशिकाएं हमारे शरीर में इस तरह से चिपकी हुई रहती है। ठीक है, अब ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये चारों सेल है। अब चारों सेल क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इस तरह से। होगा कि नहीं? जाहिर सी बात है भाई, हम लोग भी रहते हैं तो हम लोग दूसरे लोग से कनेक्ट है कि नहीं? बिना कनेक्शन के जी ही नहीं पाएंगे। उसी तरह सेल का भी वही प्रॉब्लम होता है। इसको सभी सेल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कनेक्शन कैसे होगा? जब आदान प्रदान होगा। जैसे मान लो इस सेल से कुछ मटेरियल इसमें चला गया, इस सेल से कुछ मटेरियल इसमें चला गया, मतलब एक्सचेंज होते रहना चाहिए। क्या होते रहना चाहिए? एक्सचेंज होते रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सचेंज करने का कौन करेगा? यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन करेगा? अरे भाई, बाउंड्री है वही, तो वही करेगी ना सेल के अंदर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? इस तरह से एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। तो ये एक्सचेंज कैसे होगा? तभी होगा जब लिपिड का नेचर कैसा होना चाहिए? क्वासी फ्लूइड होना चाहिए, सॉलिड के जैसा भी काम करे। अब देखो, सॉलिड के जैसा काम कैसे करता है? जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या सेल का शेप बनाए रखता है कि नहीं? मान लो सेल का शेप है स्फेरिकल, तो सेल का शेप बनाए हुए, तो ये किसको शो कर रहा है? उसके सॉलिडिटी को। किसको शो कर रहा है? सॉलिडिटी को शो कर रहा है। उसके अलावा कुछ चीजें आ जा रही है, इसका मतलब ये आसानी से आने जाने दे रहा है, तो यह किसको शो कर रहा है? लिक्विड को शो कर रहा है। और यह जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, यह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मॉडल के कारण हम लोगों को मेडिसिन बनाने में भी बहुत ज़्यादा सुविधा हुआ, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा था, तो मेडिसिन भी नहीं आ रहा था। इधर आप देख रहे हो कि इधर 30 साल से हमारे देश में या पूरे दुनिया में बहुत सारा मेडिसिन है। पहले क्या होता था? दवाइयाँ नहीं मिलता था, कोई बीमारी हो जाता था तो शायद ही छूटता था, दवा ही नहीं था। तो इतना हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ने के कारण
दवाइयों का भी आविष्कार हुआ, क्योंकि जो भी दवाई आ गई ये सेल के अंदर तभी आएंगे जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर हमारे पास पता रहेगा। जैसे आप लोग देख रहे हो कि कोरोना वायरस में हमारा लंग्स खराब हो रहा था, तो लंग्स जो खराब हो रहा था तो इसका दवा जो आ रहा था लंग्स की सेल्स में जाएगा कि नहीं, कोशिकाओं में। लंग्स क्या है, सेल से बना हुआ है, तो सेल के अंदर ये मेडिसिन जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए। तो मेडिसिन आखिर सेल के अंदर कैसे जाएगा, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, बिना उसको क्रॉस किए कैसे काम चलेगा। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। जब हमें स्ट्रक्चर पता चला तब बहुत सारे मेडिसिन हमारे शरीर पे वर्क करने लगे। पहले मेडिसिन यह काम नहीं करता था। तो इसके बारे में दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी। ठीक है, अब इसके अनुसार क्या था, क्या क्या बताया गया इसके अनुसार। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या मॉडल, मॉडल लिखना ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसको मॉडल बताया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या क्या बताया गया था। सबसे पहली बात, लिपिड नेचर। लिपिड समझ रहे हो आप लोग पिछले क्लास में, तो लिपिड का जो नेचर होता है, लिपिड नेचर इज क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड होता है, इसका मतलब क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों के जैसा, है ना। क्वासी फ्लूइड in which protein move laterally। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे ये लिपिड है, उस फिगर में देखे हो, और ये प्रोटीन है, यहां पर ये प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन जो होती है ना, ये इस तरह से इस लेयर पे या घूमते रहती है, लेटरली मूव करती है। लेटरली मतलब होता है उसके सरफेस पे, ना तो इधर से इधर जा सकती है ना इधर से इधर जा सकती है। तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर ये मूव करती है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर मूव करती है। तो प्रोटीन मूव लेटरली, है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके अलावा इस नेचर में ये कहा गया कि लिपिड जो होता है वह फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है इस तरह से, ये इधर आ सकता है और ये इधर आ सकता है। पिछले क्लास में भी हमने बताया था फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, है ना। तो दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा, लिपिड कैन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट but protein cannot। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट पिछले क्लास में बताए थे, लिपिड का जो लेयर है वो इधर आ सकता है या फिर इधर आ सकता है, उछल के जा सकता है। तो जो प्रोटीन होता है वह लेटरल साइड में करता है और लिपिड इस तरह से मूव कर सकता है। उसके बाद इस मॉडल में यह भी बताया गया कि लिपिड जैसे लग रहा है, देखो इस तरह से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था, जैसे ये कढ़ाई है और कढ़ाई में जो रसगुल्ले का चाशनी होता है, जो रस होता है, और उसके बाद ये रसगुल्ला होता है। तो कुछ साइंटिस्टों ने क्या बताया कि जो लिपिड है वह चाशनी के जैसा काम करता है,
और जो प्रोटीन है वह रसगुल्ले के जैसा काम करता है। ठीक है, तो लिपिड चाशनी क्या होता है? लिक्विड होता है। कैसा होता है? लिक्विड होता है। तो लिपिड लिक्विड के जैसा काम करता है और प्रोटीन जो होता है उसमें तैरते रहता है। पिछले फिगर में हमने बताया था कि लिपिड का 2 लेयर होता है, उसमें प्रोटीन धसा हुआ रहता है। उसके बाद ये जैसे रसगुल्ला है, अगर इसको हम ऊपर उठाएं, ऊपर उठा के अगर गिरा दें तो क्या होगा? या ऐसे मूवमेंट करेगा, ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे ऐसे इसको चला दें, इस चाशनी को चला दें तो रसगुल्ला क्या होगा? इस तरह से ऊपर सरफेस पे मूव करेगा। इसको माइंड में ला रहे हो कि नहीं? एक को क्या करना है? ऊपर से गिराना है। तो ऊपर से गिराओगे तो क्या होगा? ये अंदर जाएगा और ऑसिलेशन के कारण थोड़ा बाहर जाएगा। अंदर बाहर करेगा कि नहीं? उस मोशन को कहा जाता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और अगर हम इस तरह से घुमा दें उस चाशनी को तो रसगुल्ला भी क्या होगा? घूमेगा कि नहीं? कहाँ घूमेगा? अंदर नहीं घूमेगा, सरफेस पे घूमेगा। उस तरह का जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? लेटरल मूवमेंट। कैसा बोलते हैं? लेटरल मूवमेंट। जैसे ये पेन है, ये इसके सरफेस पे चल रहा है ना, तो इसको बोला जाएगा लेटरल मूवमेंट। ये क्या हुआ? लेटरल। लेटरल मतलब होता है वैसा मूवमेंट जो साइड से हो या सरफेस से हो, उसको क्या बोलते हैं? लेटरल मूवमेंट। तो हमेशा याद रखना कि प्रोटीन का मूवमेंट कैसा होता है मेम्ब्रेन में? लेटरल। कैसा होता है? हमेशा वह सरफेस पे ही मूव करता है, ऊपर नीचे कभी भी नहीं करता है। लेकिन लिपिड कैसा मूवमेंट करता है? फ्लिप फ्लॉप, मतलब ऊपर नीचे। कैसा करता है? ऊपर नीचे। ये बात समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आया जी? नहीं आया समझ में? अच्छा, इसी में है ना, छोड़ दीजिए। ये तो 12 का है ना, बार बार ये 12 का ही आ जा रहा है आपका। 12 से पहले आपका था। हाँ यही है। देखिए भाई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका फिगर है। ये लिपिड का लेयर है, ये इस तरह से, और ये आप समझ रहे हो इस तरह से होगा, पूरा गोल होगा। ठीक है, देखो अब ये प्रोटीन जो है ना, इसका मूवमेंट जो होगा इस पर, इसके सतह पर ही होगा। ये इसको फाड़ करके नीचे की ओर नहीं आएगा। समझ रहे हो? मतलब ये मान लो ये है तो इसके सरफेस पे ही मूव करेगा, जिसको हम बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन और स्टूडेंट गलती कर देता है। आपको ये माइंड में रखना है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हमेशा लिपिड का लेयर करता है। कौन करता है? लिपिड का लेयर। पिछले क्लास में हमने बताया था सबको इस तरह से। ये देखो, ये लिपिड है और एक लिपिड है, ये यहां आ सकता है और ये यहां जा सकता है। तो ऊपर नीचे जो करने का जो क्रिया है, इसी को क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो ये लिपिड ही करता है, प्रोटीन नहीं करता है। प्रोटीन कैसा मूवमेंट करता है? सरफेस पे। कैसा? सरफेस पे, जिसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट, है ना। पिछले क्लास में आधा पढ़ाया था, इसलिए आप लोग, है ना। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड।
लिपिड का जो क्वासी फ्लूइड नेचर है उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो सबसे पहली बात ये लिपिड का लेयर है। अब देखो लिपिड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उससे क्या क्या फायदा है उसके तरल होने से। सबसे पहली बात कि सेल ग्रोथ, ठीक है। अब लिपिड जो लिक्विड नेचर का है, सेमी सॉलिड नेचर का है, उससे क्या होता है कि सेल फैल सकती है इस तरह से ये सेल फैल सकती है और सेल का ग्रोथ होता है ना। जैसे आपको कितना बार हमने बताया कि जैसे बैलून जो होता है, नॉर्मली बैलून आप लोग देखे होंगे, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, हवा से फुलाते हैं, क्या होता है, फूल जाता है, मतलब उसका ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। अगर यही बैलून लोहा का हो, टीना का हो, तो क्या होगा, कितना भी हवा डालोगे वो फूलेगा नहीं। तो ये फूल क्यों रहा है, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है या इलास्टिक होता है, मतलब फ्लूइड के जैसा काम करता है। उसी तरह लिपिड जो हमारा क्वासी फ्लूइड नेचर का है, उसके कारण या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये फैल सकती है, जिसके कारण क्या होगा, सेल का ग्रोथ होता है। तो लिपिड के क्वासी फ्लूइड नेचर से सेल का ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि ये फैल सकती है। दूसरा जो बात है, अब देखो, अब ये फैल सकते हैं आराम से, तो क्या होगा कि बाहर से या कोई भी पदार्थ इसमें आ सकता है। बाहर से पदार्थ इसलिए आ सकता है क्योंकि इसका नेचर जो होता है फ्लूइड का होता है, तो आसानी से आप इसके अंदर डाल सकते हो। जैसे पानी में इसको गिराएंगे, पानी में गिराएंगे तो ये आराम से अंदर जा सकता है, क्योंकि पानी उसका अवरोध नहीं करेगी ना, क्योंकि वो लिक्विड है। कैसा है, लिक्विड है। उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में किसी चीज को डालोगे तो वो क्या होगा, अंदर चला जाएगा। ये इसलिए जा रहा है क्योंकि लिपिड का नेचर कैसा है, फ्लूइड के जैसा, लिक्विड के जैसा। तो दूसरा जो पॉइंट है, इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मतलब, इंडो मतलब होता है अंदर, और साइटोसिस मतलब होता है सेल के। सेल के अंदर किसी भी पदार्थ का आना, वह कहलाता है इंडोसाइटोसिस। तो यह तभी संभव है जब लिपिड का नेचर कैसा हो, क्वासी फ्लूइड नेचर हो, है ना। लिपिड का नेचर कैसा हो भाई, क्वासी फ्लूइड होना चाहिए। क्वासी फ्लूइड नेचर, ठीक है। उसके बाद कोई वस्तु अगर अंदर आ सकती है तो वो चीज क्या हो सकती है, बाहर भी जा सकती है। समझ रहे हो। तो बाहर जाने का जो क्रिया होती है उसको कहा जाता है सिक्रीशन, सेल सिक्रीशन। क्या बोलते हैं उसको, सेल सिक्रीशन। जैसे आप लोग के यहाँ पर माउथ में एक एंजाइम स्रावित होता है जिसको बोलते हैं सलाइवा या लार, सुने हो ना। जब हम लोग खाते हैं तो क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। तो सलाइवा वह सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा निकलता है, सैलिवरी ग्लैंड, जिसको हम लोग लार ग्रंथि भी कहते हैं। अब ये जो ग्रंथि है, इसकी सभी ग्रंथि के अंदर इस तरह की ग्रंथि होती है। अब यही क्या करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है, ठीक है। तो इसमें जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, सलाइवा सिक्रेट करती है। इस ग्रंथि के अंदर जितने भी कोशिकाएं हैं सभी सिक्रेट करती है। तो सेल का जो सिक्रेशन होता है वो किसके द्वारा संभव है, लिपिड के द्वारा। अपन अगर लिपिड पूरी तरह से सॉलिड होता तो सेल के अंदर ना कुछ जा पाता ना कुछ आ पाता, ठीक है। तो सेल सिक्रीशन में भी यह सिग्निफिकेंस होता है इसका। सेल सिक्रीशन, सेल का सिक्रीशन हो रहा है। उसके बाद सेल डिवाइड भी हो सकता है। सेल क्या है, अरे जैसे हम लोग लड्डू खाते हैं ना भाई, लड्डू को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यही लड्डू अगर लोहे का बना हो तो इसको हाथ से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से सॉलिड है। तो ये तो और आसानी से डिवाइड हो जाती है क्योंकि लिपिड का नेचर फ्लूइड होता है। तो सेल डिवीजन में भी ये महत्व रखता है। लिपिड का फ्लूइड नेचर सेल डिवीजन में भी हेल्प होता है। सेल डिवीजन मतलब होता है सेल का विभाजन हो जाना, डिवाइड हो जाना। और सेल क्या होती है, छोटे छोटे दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं।
इस तरह हमारी जो सेल होती है वो बार बार डिवाइड होते रहते हैं और न्यू सेल का निर्माण होते रहता है। तो सेल का जो डिवीजन है वह भी लिपिड के इस नेचर के कारण ही संभव हो पाता है। आप लोग को बस 2 मिनट में हमने इतना चीज बताया और इस चीज को खोजने के लिए 20 वर्ष लग गए। ये जो एक एक पॉइंट बता रहे हैं ना, इसको बहुत ज्यादा मतलब कि साइंटिस्टों के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया है, तब जाकर के ये सब पता चला है हमें। साइंटिस्ट जो होते हैं वो दिन दिन रात रात भर क्या होते हैं, वो बिना सोए बिना खाए पिए वो अपना रिसर्च करते रहते हैं। साइंटिस्टों के इतने बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, उसको टाइम ही नहीं मिलता है, फुर्सत ही नहीं मिलता है खाने का पीने का बाल कटाने का। मतलब ऐसा मतलब लत लग जाता है उनको रिसर्च करने का। अगर ये लत लग गया तो समझ लीजिए सब कुछ छोड़ छाड़ करके, फैमिली वगैरह छोड़ छाड़ के उसी में पड़ जाते हैं। तब जाकर के एक पॉइंट बनता है जो हम लोग 1 सेकंड में बोल करके निकल जाते हैं। तो बहुत सारा मेहनत साइंटिस्टों का लगता है, तब जाकर के ये सब होती है। आपको पता होना चाहिए कि 1990 के बाद जितना भी नोबेल प्राइज मिला है उसमें 80% जो नोबेल प्राइज है वह बायोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च में आया है। अभी भी रिसर्च जारी है बहुत सारा। अभी भी हम लोग डीएनए का, क्रोमोसोम नाम सुने होंगे आप लोग 10th में, तो उनका अभी भी हम लोग पूरी तरह से फंक्शन नहीं जान पाए। तो बहुत ज्यादा मतलब अभी बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में वही रिसर्च चल रहा है। न्यूटन ने जो थ्योरी दिया था, 3 थ्योरी दिया था ना जी न्यूटन ने, मास ऑफ लॉ ऑफ मास ऑफ इनर्शिया, उसके बाद एक्शन एंड रिएक्शन, ये सब दिए थे ना, पढ़ोगे आप लोग 11th में। तो वही अभी भी चल रहा है। आइंस्टीन का जो भी रिसर्च था, जो भी था वही चल रहा है ना अभी। नया कोई भी साइंटिस्ट उनसे आगे सोच ही नहीं पाया। लेकिन बायोलॉजी का क्षेत्र में क्या होगा, लगातार एक्सपेरिमेंट होते जा रहा है। तो सेल सिक्रीशन हो गया, इसके कारण सेल सिक्रीशन भी हो जाता है। उसके बाद हमने बताया सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब क्या होता है, सेल मतलब कोशिका, डिवाजन मतलब विभाजन। तो सेल कोशिका जो विभाजित करती हैं वह लिपिड के कारण ही कर सकती है, समझ रहे हो। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है, हमने आपको बताया कि बार बार सभी सेल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं इस तरह से, ठीक है। तो सेल्स के बीच में, इस सेल और इस सेल के बीच में जो अंतर है वो किसका है, इसका है, दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करेगा तभी इधर का वस्तु इधर जाएगा, इधर का वस्तु इधर जाएगा। तो इसको एक तरह से जंक्शन बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो लिपिड है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जंक्शन बनाता है, जिसको बोलते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं भाई, इंटरसेलुलर जंक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इंटरसेल्युलर जंक्शन, ठीक है। इंटर मतलब आपको बताए थे, इंटर मतलब क्या होता है, बीच में। इंटर मतलब क्या होता है, बीच में। जैसे कितना बार बताए हैं, 10th और ग्रेजुएशन के बीच में क्या होता है, इंटर होता है ना, इसीलिए उसको इंटर बोलते हैं, बीच में है ना। सेलुलर मतलब होता है सेल के। तो सेल के बीच में जंक्शन बनाना जो होता है वही क्या कहलाता है, इंटर सेलुलर जंक्शन। क्या कहलाता है इसको, इंटर सेलुलर जंक्शन। कुछ लोग नए हो, उनको ये कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मानते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आधा पढ़ लिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर वगैरह समझ लिया था। कोई बात नहीं, इस ये समझ में नहीं भी आ रहा है तो इसको बाद में हम समझा देंगे, इस लाइन को ही बस, है ना, क्योंकि ये पिछले क्लास से रिलेटेड था इसलिए। तो अब चलते हैं, अब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ रहे हैं हम, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन
क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो सबसे पहले भाई सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल की बाउंड्री बना रही है, मतलब यह सेल को एक शेप भी देगी, है ना, और साइज भी देगी। उसके अलावा यह इसका प्रोटेक्शन भी करेगी। क्या करेगी? प्रोटेक्शन। आप लोग को बताएं कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता तो खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो यही हमारे सेल को प्रोटेक्शन, जैसे वो फिगर जो आप लोग देख रहे हो स्पॉन्जी मेसोफिल लिखा हुआ है वहां पर, है ना, वो सेल ही दिख रहा है ना, 4 सेल वहां पर दिख रहा है। तो वो सेल में देखो ब्लैक कलर का जो बाउंड्री है वो क्या है, क्या होगा जी? वहां पर जो ब्लैक कलर का जो बाउंड्री दिख रहा है वो क्या होगा, सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बताइए। सबसे पहले वो प्लांट का सेल है, क्या होगा, सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल वॉल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वो सेल वॉल दिख रहा है, इसलिए उतना मोटा दिख रहा है। लेकिन हमारा सेल देखोगे तो उतना मोटा बाउंड्री नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। कोशिकाओं को यह शेप देती है ना, उसका शेप देती है, उसका आकृति देती है। दूसरी बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। क्या करेगी? प्रोटेक्ट। अब जैसे देखो ये स्किन है, सभी लोग जानते हो। अब स्किन किससे बना होगा? सेल से बना होगा, क्योंकि पूरा बॉडी ही सेल से बना हुआ है। तो यहां पर भी आपको सेल दिख रहा होगा। जब आप माइक्रोस्कोप में पूरा जूम करोगे, लगभग 5000 गुना, कितना, 5000 गुना दिखोगे तो आपको सेल दिखाई देगा। ऐसे ऊपर से तो दिख रहा है बस चतरा जैसा, समझ रहे हो? जब उस सेल को गौर से आप लोग देखोगे तो उस सेल के ऊपर में आपको बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस दिखेंगे। यहां पर पड़ा होगा, आपके पूरे बॉडी में बैक्टीरिया फंगस पड़ा हुआ है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, उसको अंदर जाने नहीं दे रही है। हम लोग जब भी बीमार पड़ते हैं, कैसे बीमार पड़ते हैं, नाक या मुंह से कुछ खाली अंदर चला गया, या नाक से कुछ चला गया, कोरोना वायरस वगैरह कई सारा वायरस वो चला गया, तब बीमारी होती है। स्किन के अंदर से कोई बीमारी नहीं होती है, क्योंकि ये सेल का लेयर पूरा बना हुआ है यहां पर। समझ रहे मेरी बात? तो प्रोटेक्ट करती हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, ये कौन सा सेल दिख रहा है आपको, न्यूरॉन। कौन सा सेल है, न्यूरॉन सेल, जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। अब न्यूरॉन सेल में ये जो बाउंड्री देख रहे हो ये सभी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है। तो न्यूरॉन में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं। जैसे आप लोग जानते हो कि ब्रेन से सिग्नल आता है, और ब्रेन से सिग्नल आता है तभी हमारा बॉडी काम करता है, समझ रहे हो? तो वह सिग्नल इस न्यूरॉन सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है, समझ रहे हो? जैसे हम लोग चलते हैं ना, चलते चलते कोई कांटा चुभ जाता है, तो कांटा चुभ गया तो उसका सिग्नल क्या होता है, ब्रेन के पास जाता है। अब ब्रेन क्या करता है, फटाक से पैर को उठा लेता है, तो वो सिग्नल देता है। हमारे ब्रेन का जो काम है वो क्या करना, सिग्नल देना, ऑर्डर देना। ब्रेन ही ऑर्डर दे रहा है तो आपका हार्ट बीट चल रहा है, आपका लंग्स काम कर रहा है, आपका किडनी काम कर रहा है, आपका लीवर काम कर रहा है, आपका स्किन काम कर रहा है। हम जो बोल रहे हैं वो कौन काम करवा रहा है, ब्रेन। तो ब्रेन सिग्नल देती है, और वह सिग्नल ब्रेन में किसके द्वारा जाती है भाई, न्यूरॉन के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूरॉन।
और इस न्यूरॉन में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही सिग्नल को कंडक्ट करती है। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन कैरी सिग्नल। क्या कर सकता है? सिग्नल को कैरी कर सकता है, मतलब ढो सकता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैरी द नर्व सिग्नल। नर्व सिग्नल को क्या करती है? कैरी करती है नर्व सेल में। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट, भाई सेल है, इसके अंदर दुनिया पड़ा हुआ है और बाहर से सामान अंदर आता है और अंदर का सामान बाहर जाता है, इसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट करना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन जो फंक्शन होता है एक्सचेंज द मटेरियल या ट्रांसपोर्ट और मटेरियल अक्रॉस इट, है ना। तो इसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट। तो यहां पर लिख रहे हैं मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट या फिर इसको एक्सचेंज भी लिख सकते हो। एक्सचेंज मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। एक्सचेंज मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। हमने आपको पेन दिया, आपने हमें कॉपी दी, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? वहन करना। इस ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस अक्रॉस इट, है ना। अक्रॉस मतलब होता है इसके आर पार। तो इसका मेन फंक्शन जो है यह है ट्रांसपोर्ट है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन खत्म हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग ट्रांसपोर्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है गमन करना या वहन करना। जैसे आप लोग, कुछ लोग वहन करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वह दो तरीकों से प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। एक को कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरे को कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा का खपत होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट बिना ऊर्जा का होता है। दो तरह का होता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऊर्जा नहीं लग रहा है ना जी। लेकिन खाना खाएंगे तो ऊर्जा लगेगा, हमें चबाना पड़ेगा, निगलना पड़ेगा, तो वहां पर ऊर्जा लगता है। लेकिन सांस लेते हैं तो क्या होता है? डायरेक्ट ऑक्सीजन अंदर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बाहर चला जाता है। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है इसका दो प्रकार होता है। एक हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, है ना, एनर्जी लेकर के। मतलब यहां पर एनर्जी का यूज हो जाएगा। द ट्रांसपोर्ट इन विच एनर्जी इज यूटिलाइज मतलब यूज करना। यूटिलाइज या कभी कभी आपके बुक में ये भी लिखा रह जाता है एक्सपेंडिचर। क्या लिखा रहता है? एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? खर्च करना। यूटिलाइज मतलब उपयोग करना, यूज करना। जहां जहां हमको जरूरत पड़ेगा वहां पर हम हिंदी लिख देंगे, क्योंकि उसको भी जानना जरूरी है। एक्सपेंडिचर ऑफ द ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज यूटिलाइज या एक्सपेंडिचर, है ना। एक्सपेंडिचर नहीं लिखेंगे, यहां एक्सपेंड लिखेंगे। एक्सपेंड मतलब खर्च होना। अच्छा एक बात बताइए,
आप नीचे खड़े हो और आपको बता दिया सीढ़ी से ऊपर चढ़ो, और दूसरा पॉइंट यह है कि आप छत पे हो, आपको नीचे कूदने बोला जाए डायरेक्ट, तो एनर्जी किस में लगेगा? सीढ़ी से ऊपर चढ़ने में। तो यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरी बात, एनर्जी कब लगाया जाता है? हाई टू लो या लो टू हाई? कहा? कम से ज्यादा या ज्यादा से कम? कम से ज्यादा। नीचे से ऊपर चढ़ने में आपको एनर्जी लगेगा, समझ रहे हो? और ऊपर से डायरेक्ट कूदने बोला जाए, जीरो एनर्जी लगता है। तो हाई टू लो। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बताओ, इसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? हाई टू लो या लो टू हाई? लो टू हाई। क्या होगा? नीचे से ऊपर जाना कठिन होता है। आप लोग अभी हो, आपका डॉक्टर बनना कठिन काम है, लेकिन डॉक्टर से जीरो बनना तुरंत हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर बनने में बहुत टाइम लगता है ना, पहले मुखिया बनता है, फिर एमएलए बनता है, विधायक बनता है, उसके बाद सांसद बनता है, सांसद से धीरे धीरे चुनाते चुनाते प्राइम मिनिस्टर बन गया। लेकिन उस प्राइम मिनिस्टर को गिरने में तुरंत टाइम लग जाएगा। सरकार गिरने में, सुने हो ना, कई बार सरकार गिरा है, तो गिरने में कोई टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और उतना दूर से आदमी गिरता है तो खजूर पे ही अटक जाता है। कहावत है, आसमान से गिरा खजूर पे, खजूर पे अटकता है। खजूर पर अटकने का मतलब है किसी काम का नहीं, किसी काम का वो आदमी नहीं होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट क्या होता है? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। क्या लिखेंगे? दूसरा, इसी का दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम, द ट्रांसपोर्ट in which molecule move from low concentration to high concentration। तो इसमें भाई एनर्जी लगेगी ही, इसमें एनर्जी लगेगी ही, आपको ये मानना पड़ेगा। अब इसका एग्जाम्पल बहुत बार नीट में आया हुआ है, एक ही एग्जाम्पल है, बार बार लिखाते हैं और बार बार यही आता है, सोडियम पोटेशियम पंप, है ना। सोडियम पोटेशियम पंप एक तरह का यह प्रोटीन होता है। पंप मतलब होता है प्रोटीन, है ना। आप लोग पढ़ोगे आगे, जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पंप के बारे में बताएंगे। पंप वैसे प्रोटीन होते हैं जो एनर्जी यूज करके किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करे, तो इसको बोलते हैं पंप। जब भी सोडियम पोटेशियम पंप होता है, इसमें जब भी आयंस का आदान प्रदान होता है, उसमें एनर्जी लगता ही नहीं, लगता ही है। तो इसको आप डायरेक्ट रटोगे। क्या करोगे? अभी डायरेक्ट रटने के लिए हम बोल रहे हैं, इसको बाद में जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है। उसके बाद हम लोग के ब्रेन में भी, हमारे ब्रेन में भी सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, वहां पर आपको बताएंगे कि कैसे यह वर्क करता है। तो याद रखो, ये प्लांट में काम करता है और कहाँ? हमारे ब्रेन में। क्योंकि हमारा ब्रेन क्या होता है, हमेशा एक्टिवली वर्क करता है। क्या करता है? एक्टिवली। आप देखो ना, आप ऐसे मूवी वगैरह देखो, मूवी देख रहे हो तो उसमें ब्रेन नहीं लगता है? लगता है जी? ही यहाँ हंस रहे हैं हम लोग, नहीं लगता उसमें ब्रेन, एकदम मस्ती कर रहे हैं। वही आपको मोबाइल में कुछ बोला जाए, इसको याद कर लो, एनसीईआरटी डाउनलोड करके, क्या होगा? नींद आना स्टार्ट हो जाए, ब्रेन में नहीं जाएगा। अब वहां पे क्या होगा? थोड़ा देर पढ़ेंगे, आंख वगैरह दर्द, माथा दर्द, तुरंत कुछ खाना पीना, हमारा बॉडी हंगर हो जाता है, भूख लग जाता है। तो वही बात है कि ब्रेन हमारा एक्टिवली वर्क करता है, तुरंत चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाता है? तुरंत चार्ज लगता है, तो उसमें माइंड नहीं लगता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद दूसरा जो आएगा वह है पैसिव ट्रांसपोर्ट।
है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट को क्या लिखोगे? द ट्रांसपोर्ट इन विच एनर्जी नॉट यूटिलाइज या एक्सपेंड। बिल्कुल हल्का है, इसको लिख लेंगे ना, आप लिख लोगे। द ट्रांसपोर्ट इन विच एनर्जी इज नॉट यूटिलाइज और एक्सपेंड आर कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे, खाली नोट लगा देंगे वहां पर। उसके बाद और करके भी क्या लिखोगे? द ट्रांसपोर्ट इन विच मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। है ना, हाई से लो कंसंट्रेशन। हाई से लो जाना आसान है। अभी जो हम लोग बुक छोड़ करके फोन देखते हैं या घूमने जाते हैं, इधर उधर बहुत चीजें करते हैं, तो वो सब लो वर्क है, वो क्या है। और अगर आप स्टडी कर रहे हो नीट के लिए, वो क्या है? हाई वर्क है। क्या है? हाई वर्क है। बाद में ये किया जा सकता है, लो वर्क कभी भी किया जा सकता है, लेकिन हाई वर्क कभी एक ही टाइम होता है, बस यही होता है। जिंदगी भर आदमी प्रिपरेशन नहीं करता है ना, अभी ही करता है। तो जितना भी ये घूमने वाला है, फोन देखने वाला चीज है, यह बाद में भी किया जा सकता है, टाइम मिलता है, लेकिन अभी जो लोग कर लेंगे वो इसको फिर कभी नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो हाई से लो जाना बहुत आसान है, वो कभी भी जाया जा सकता है। प्रॉब्लम इसमें होता है लो टू हाई जाना, क्योंकि इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है। ठीक है, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट का हम लोग उदाहरण देखेंगे। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का उदाहरण इसका क्या क्या हो जाएगा? वाटर ट्रांसपोर्ट। पानी का ट्रांसपोर्ट होना क्या होता है? सेल में आसानी से हो जाता है, इसमें ऊर्जा वगैरह लगती है। अब भाई पानी को भी पीने में और लेने में ऊर्जा लगने में दिक्कत हो जाएगा ना। अब सांस लेने में भी ऊर्जा लग जाए तो दिक्कत हो जाएगा ना, आदमी कैसे वर्क कर पाएगा? समझ रहे बात को? सोना नहीं है, सोना नहीं है किसी को भाई। वाटर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक क्रिया होती है। डिफ्यूजन, ये सभी क्रियाएं होती हैं जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो हम लोग थोड़ा सा ऑस्मोसिस देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफ्यूजन देख लेते हैं। सोना नहीं है, सोना नहीं है, बिल्कुल सोना नहीं है। तो हम लोग कुछ टर्म पढ़ते हैं, जैसे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या लिखा है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझ रहे हैं? तो ये सब इसका डिफिनेशन लिखाना है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट। देखो, सबसे पहली बात ये है सॉल्यूशन। ये क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? घोल। क्या होता है भाई? सॉल्यूशन मतलब होता है घोल। और सॉल्यूशन दो चीजों से, जैसे मान लो शरबत हो गया, चीनी का घोल, पानी का घोल, मिट्टी का घोल। समझ रहे हैं? तो ये सॉल्यूशन मतलब होते हैं घोल। तो घोल दो चीजों से बना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। किससे बना होता है? ये केमिस्ट्री में बहुत काम देगा आपको, बार बार केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में ये बार बार आएगा, इसको माइंड में रखना है आपको। सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? पानी को, जिसको हम लोग हिंदी में घोलक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो घोले किसी चीज को। और सॉल्यूट मतलब क्या होगा? सॉलिड पदार्थ, जैसे चीनी है ना, नमक, ये सब सॉल्यूट हो गए। और इनको कहा जाता है हिंदी में घुलित। हिंदी तो हम लोग को नहीं देखना है, चलो फिर भी लिख दिया। तो कोई भी सॉल्यूशन नाम दें तो सॉल्यूशन मतलब आपके माइंड में ये आना चाहिए, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, या फिर, है ना। तो ध्यान रखिए, आपके सेल्स में, आपकी कोशिकाओं में
जो भी पदार्थ है वह सॉल्यूशन के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सॉल्यूशन के फॉर्म में है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी चीज बाहर जाएगा तो वह सॉल्यूशन के फॉर्म में जाएगा, या कोई अंदर जाएगा वह सॉल्यूशन के फॉर्म में ही जाएगा। तो ऑस्मोसिस क्या है? देखिए, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मतलब होता है वाटर का वहन होना। क्या होना? ऑस्मोसिस मतलब होता है वाटर का बहना थ्रू ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन, इससे पहले हमने डिफ्यूजन लिखाया था। डिफ्यूजन मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल का बहना, लेकिन ऑस्मोसिस मतलब होता है ओनली वाटर का बहना, पानी का बहना। अब देखो डिफ्यूजन में क्या क्या हो सकता है? वाटर का मॉलिक्यूल भी बह सकता है, गैस का मॉलिक्यूल भी बह सकता है। लेकिन ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है? इसमें ओनली एंड वाटर का मॉलिक्यूल बहना या फिर किसी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का बहना, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। उसके बाद डिफ्यूजन। अब देखो डिफ्यूजन कैसे समझोगे? डिफ्यूजन मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल का उसके ज्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में बहना। जैसे हमने यहां पर अगरबत्ती लगा दी, ठीक है? अब अगरबत्ती का जो धुआं है पूरे क्लास में फैल जाएगा। तो यहां पर इसका जो मॉलिक्यूल था वो पूरे क्लास में फैल गया, तभी तो गंध आया वहां पर भी। कैसे आता है गंध? जैसे ये जल रहा है तो इसका धुआं यहां पर क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। ये क्या है? हाई कंसंट्रेशन। अब ये क्या होगा? लो कंसंट्रेशन की ओर फैल जाएगा, इसलिए पूरे क्लास में धुआं। जैसे लॉज वगैरह में कहीं नीचे या ऊपर कोई चिकन बना रहा है तो क्या होता है? पूरे लॉज में फैल जाता है। मछली बना रहा है तो उसका गंध पूरे लॉज में फैल जाता है। इस फैलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। पानी में एक बूंद इंक गिरा दिए, पूरा पानी क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो वह प्रोसेस क्या हुआ? डिफ्यूजन। क्या हुआ? लेकिन ऑस्मोसिस में खाली कौन बहेगा? वाटर। कौन बहेगा? वाटर। वो भी एक मेम्ब्रेन होना चाहिए बीच में। क्या होना चाहिए? चलो पहले डिफ्यूजन को ही हम लोग करते हैं, फिर इसको बाद में करते हैं। पहले डिफ्यूजन समझ जाओगे तो अच्छा है। डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? इसका परिभाषा लिखते हैं। द मूवमेंट ऑफ आयन मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। अच्छा बताइए, ये एक्टिव प्रोसेस है कि पैसिव प्रोसेस? इसमें ऊर्जा लगेगी या नहीं लगेगी? एक्टिव या पैसिव? पैसिव। पैसिव कैसे है? हाई से लो जा रहा है ना। परिभाषा में क्या है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसी को क्या बोलते हैं? पैसिव प्रोसेस। और यहां पर हमने लिखाया भी है ना? पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही उदाहरण है ना डिफ्यूजन। तो ये हाई से लो की ओर जाता है। तो इसका उदाहरण आप अगरबत्ती वाला बहुत अच्छा है। उसके अलावा इंक डाल दो, वो भी आसान है, अच्छा है।
उसके बाद देखो डिफ्यूजन हमारे पूरे शरीर में होते रहता है, ठीक है। जैसे हार्मोन का नाम सुने आप लोग, हार्मोन का नाम सुने हैं ना। तो अगर मान लो कोई हार्मोन हमारे ब्रेन से सिक्रीट हो रही है, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि नाम सुनेगा आप लोग, तो वह हार्मोन क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है, पूरे शरीर में घूमते रहता है, और जहां पर उसका हार्मोन का जरूरत होता है तो वह डिफ्यूजन के द्वारा ही वो हार्मोन सेल में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए ये लीवर है, ये लीवर है और यहां पर ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड है। तो हार्मोन हमारा जो होता है वो ब्लड में ही बहता है। कहां बहता है? ब्लड में। तो मान लीजिए इस ब्लड से इस हार्मोन को लीवर में जाना है, कैसे जाएगा? डिफ्यूजन के द्वारा। कैसे जाएगा? देखिए कैसे जाएगा। ये मान लीजिए सेल है, मान लिया यहां पर ये 5 सेल आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो हार्मोन है पहले इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएगी, जाएगी कि नहीं? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगी? डिफ्यूज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिफ्यूज हो जाएगी। फिर इस सेल के अंदर आएगी, फिर इस प्लाज्मा में सेल में जाएगी, तो इस तरह डिफ्यूज होते होते क्या होगी? लीवर की ओर चली जाएगी। तो हमारे शरीर में हार्मोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर हार्मोन का जो गमन होता है हमारे शरीर में, वह कैसे होता है? डिफ्यूजन के द्वारा। कैसे होता है? डिफ्यूजन के द्वारा। और भी एग्जांपल देते हैं आपको। ये देखो लंग्स है ना। हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एयर जो होता है वह नॉस्ट्रिल के द्वारा हम लोग अंदर लेते हैं, और इस विंड पाइप से क्या होता है, इस तरह से लंग्स में आती है। लंग्स में आने के बाद यहां एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एल्वोलाई, ठीक है। और एल्वोलाई से ब्लड में यह ऑक्सीजन जाना होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है एल्वोलाई से जो ब्लड में आती है वह डिफ्यूजन के द्वारा होता है। या फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वोलाई में आना है, और एल्वोलाई से क्या होता है, नाक के द्वारा बाहर निकल जाना। हम लोग वही होता है ना, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेते हैं। तो यहां पर लंग्स और ब्लड के बीच में उनका एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है? लंग्स और ब्लड के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज। जैसे ब्लड शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और लंग्स में क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा, और वह क्या होगा? नाक के द्वारा बाहर आ जाएगा। फिर ऑक्सीजन जो हम लोग लंग्स में लेते हैं वह ऑक्सीजन लंग्स से कहां चला जाएगा? ब्लड में, और ब्लड से पूरे शरीर में चला जाएगा। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो कहां चला जाता है? ब्लड में। कहां चला जाता है? ब्लड में। और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चला जाता है। तो यह जो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का, वह भी क्या है? डिफ्यूजन के द्वारा होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिफ्यूजन। और बाहर में, शरीर के बाहर में डिफ्यूजन आप बताओगे तो बहुत सारा बता सकते हो। जैसे अगरबत्ती वाला उदाहरण हो गया, है ना। अगरबत्ती वाला या खाना पीना जो भी है, गंध आ जाता है, सब डिफ्यूजन का उदाहरण है, ठीक है। प्लांट में भी बहुत सारा डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। जैसे ट्रांसपिरेशन में होता है, वाष्पोत्सर्जन में होता है। ट्रांसपिरेशन
पत्तियों के द्वारा जो एक्सेस वाटर होता है उसका बाहर निकल जाना, वही क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन। पढ़े हो ना बचपन में? बचपन में नहीं पढ़े हो जी? नहीं पढ़े हो? जैसे हम लोग क्या करते हैं, गमला में एक पौधा लेते हैं, ठीक है, उसको क्या करो आप, पॉलीथीन से ढक दो। 4-5 घंटा ढकने के बाद क्या होगा, पॉलीथीन में आपको पानी का बूंद दिखाई देगा। कहां से आया? पत्तियां क्या करती हैं, बार बार पानी जो होता है उसको वायुमंडल में छोड़ते रहती है वाष्प के रूप में। उसी को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। क्या बोला जाता है? वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। तो ये ट्रांसपिरेशन का क्रिया डिफ्यूजन के ही द्वारा होता है। समझ रहे हो? उसके अलावा प्लांट का खुद का हार्मोन होता है। प्लांट का हार्मोन का भी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वह किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा। तो क्या क्या बताया हमने? हमारे शरीर में 2 चीजें बताएं, हार्मोन का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हार्मोन का डिस्ट्रीब्यूशन शरीर में होना, उसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना फेफड़े में और ब्लड में। ये 2 उदाहरण हो गया डिफ्यूजन का। इसमें पैसा नहीं लग रहा, पैसा मतलब एनर्जी, पैसा मतलब एनर्जी नहीं लग रहा है, इसमें डिफ्यूजन है ना। उसके अलावा प्लांट में हमने क्या बताया, ट्रांसपिरेशन डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। उसके बाद प्लांट में भी हार्मोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह भी डिफ्यूजन के द्वारा होता है। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा गर्मी है ना। राजस्थान में 50 क्रॉस कर गया, आज तो 51 है। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बिहार का भी टेम्परेचर 40 डिग्री जा रहा है, लेकिन ये 40 डिग्री नहीं है, क्योंकि हीट होने, देखो वो टेम्परेचर मापा जाता है ना, वो सनलाइट का टेम्परेचर मापा, धूप का टेम्परेचर मापा जाता है। फिर धूप क्या होती है, जब हमारी पृथ्वी पर पड़ती है तो वो गर्म होते जाती है, हीट होते जाती है। समझ रहे हो? हीट होते जाती है, फिर वो टेम्परेचर और बढ़ा देता है। जैसे एक कटोरे को क्या करो आप, बर्नर पे रख दो, गैस पे रख दो, उसको जला दो, गैस जल रहा है, कटोरा खाली होना चाहिए, ठीक है। 5 मिनट बाद क्या होगा, कटोरा का टेम्परेचर क्या इसी के बराबर होगा या ज्यादा हो जाता है? ज्यादा हो जाता है जी, ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करते जाएगा, ये ज्यादा हो जाता है टेम्परेचर। उसी तरह एक और उदाहरण आप लोग जानते हो, जैसे गर्म उबलता हुआ पानी और उबलते हुए पानी से निकलता हुआ वाष्प, कौन ज्यादा गर्म होता है? कौन होता है? ये सब कौन होता है जी? उबलता हुआ पानी या गैस? भाप। भाप गर्म या उबलता हुआ पानी गर्म? भाप कैसे गर्म है? इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री ही होता है, 100 डिग्री पे खोलता है ना पानी, और इसका भी टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसमें भाप में 500 कैलोरी ऊर्जा ज्यादा होता है, इसीलिए वो ज्यादा गर्म होता है। रोटी आप जब इधर उधर करते हो, रोटी छुओ तो गर्म नहीं लगेगा, उसका भाप अगर लग गया बहुत ज्यादा हीट करता है, इसलिए उसमें हीट इतना ज्यादा होता है। तापमान सेम होता है, टेम्परेचर, हीट ज्यादा होता है। तो डिफ्यूजन में क्या लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या क्या लिख देंगे? एग्जाम्पल, हम लोग के शरीर में, आदमी के शरीर में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन किसमें किसमें? हमारे अंदर और प्लांट के अंदर, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों के अंदर होगा ना जी? अरे दोनों का अंदर होगा। गर्मी से परेशान हो गया सब बच्चा, सब देख रहे हैं, सबके मुंह से पता चल रहा है। कोई बात नहीं, बील तुम धरे चलो, सुने हो ना कहानी, तो वही करना है। क्या करोगे? तप के ही पढ़ा जाता है, तपोगे तभी कुछ बनोगे, है ना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन हो गया। उसके बाद क्या बताया था? एक्सचेंज ऑफ
gases oxygen and CO2 between lungs and blood, फेफड़े और खून के बीच में ऑक्सीजन का एक्सचेंज। सो जो डिफ्यूजन से हो रहा है, डिफ्यूजन नहीं होता तो क्या होता, हम लोग तो तुरंत टपक जाते ना, जब अंदर ही नहीं जाता। तो इसको छोटा मोटा बात नहीं समझना, आप छोटा मोटा बात एकदम नहीं समझना है इसको। और कुछ बताया था जी, और कुछ बताया, हो ही गया है ना। उसके बाद ये तो लिविंग में था, नॉन लिविंग में तो आप लोग को बता ही दिया, अगरबत्ती जलाओ, पानी में इंक डाल दो, वो सब एग्जाम्पल क्या हो गया, डिफ्यूजन का हो गया। क्या हो गया, डिफ्यूजन का हो गया। अब डिफ्यूजन जो होता है दो तरह से होता है, एक को कहा जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना, और दूसरे को कहा जाता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन बस ऐसा ही होता है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वह प्रोटीन के द्वारा होता है। तो वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, वो बाद में पढ़ना है। बस इसका खाली आपको उदाहरण आना चाहिए डिफ्यूजन क्या होता है, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर्स में डिफ्यूजन आएगा। डिफ्यूजन के बाद दूसरा क्या था, ऑस्मोसिस। क्या था भाई, ऑस्मोसिस। आप लोग खाली जगह रहिए, मेरा काम हो जाएगा, आप लोग जगह रहिए। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। कहां से कहां तक, सुनना ध्यान से, इसका क्वेश्चन अभी बनवाएंगे कुछ कुछ। पानी का उसके ज्यादा कंसंट्रेशन से उसके लो कंसंट्रेशन की ओर बहना, उसी को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। लेकिन बीच में क्या होना चाहिए, एक मेम्ब्रेन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मेम्ब्रेन। इसको समझाते हैं, पहले इसका परिभाषा लिखते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब घोलक। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा घोलक कौन है भाई, वाटर। इसमें कुछ भी डालो घुल जाएगा, इसमें कुछ भी डालो घुल जाएगा। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन to low concentration through a semi permeable membrane। semi permeable membrane is called osmosis, is called osmosis। ये हमने एक चैम्बर ले लिया और चैम्बर के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया। मेम्ब्रेन बताए ना आपको, मेम्ब्रेन बहुत पतली झिल्ली होती। मेम्ब्रेन का हिंदी होता है झिल्ली। जैसे हम लोग अंडा को उबाल लेते हैं, तो अंडा को उबालने के बाद जब उसको छीलते हैं तो उसमें एक झिल्ली निकलती है, समझ रहे हो, उसमें निकलता है, वही है मेम्ब्रेन, वह एक मेम्ब्रेन होता है। तो इधर हमने एक सॉल्यूशन रख दिया और इधर एक सॉल्यूशन रख दिया। सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, है ना। अब देखो सॉल्यूशन ए जो है यह ज्यादा गाढ़ा है। क्या है भाई, गाढ़ा मतलब समझते हो, गाढ़ा मतलब उसमें पानी ज्यादा कि कम, कम होगा तो गाढ़ा होता है।
गाढ़ा को इंग्लिश में कहा जाता है कंसंट्रेट, कंसंट्रेशन। और ये सॉल्यूशन क्या है? पतला है। पतला का मतलब होता है, इसको भी कहा जाता है कंसंट्रेशन। लेकिन ध्यान रहे, यह गाढ़ा है तो ये कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हाई कंसंट्रेशन। और ये क्या हो जाएगा? लो कंसंट्रेशन। पानी किसमें ज्यादा? इसमें कि इसमें ज्यादा? इसमें ज्यादा होगा। इसमें ज्यादा होगा ना वाटर। तो वाटर का नियम है, वो जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर बहता है। जैसे यहां पर हमने ये पानी ले लिया, यहां पर पानी ले लिया, इसको ऐसे कर दिए, ऊपर बहेगा, नीचे बहेगा। मतलब हाई से लो जाता है हमेशा वाटर। किधर जाता है? हाई से लो। समझ रहे हो? तो इधर वाटर का मूवमेंट किधर दे? तीर इधर दे या इधर? नींद पूरा कर लीजिए, देखिए किधर जाएगा? ए से बी या बी से? बी से ए जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो भाई? तो यहां पर अब चलिए आपका दिमाग का टेस्ट लेते हैं। हमने परिभाषा क्या लिखा है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर, देयर मतलब खुद वाटर का, खुद वाटर का, फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू क्या होना चाहिए? बीच में, बीच में क्या होना चाहिए? मेम्ब्रेन होना चाहिए, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। ठीक है। एक और बात हम आपसे कहना चाहते हैं, ध्यान देना, ऑस्मोसिस में बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। अच्छा, कोई बच्चा ये बोले कि ऑस्मोसिस मतलब ये होता है कि पानी का सॉल्यूशन है ना, यहां पे जो क्या लिखे हैं? सॉल्यूशन। इसमें क्या क्या होगा? सॉलिड और सॉल्वेंट। इसमें भी क्या होगा? सॉलिड और सॉल्वेंट। तो कोई बच्चा अगर ये बोले कि ऑस्मोसिस मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम solution of low concentration to high concentration is called osmosis, ये भी बोल सकते हैं। ऊपर वाला क्या है? हाई टू लो लिखे हैं, ये किसके लिए लिखा गया है? पानी कैसे बैठता है बताइए? पानी कैसे बहता है? वो ज्यादा जहां है वहां से कम की ओर। इसको देखिए, इसको देखिए आप लोग, इसको बंद कर दिए, इसको क्या कर दिए? बंद कर दिए। ठीक है, मेम्ब्रेन नहीं है इसे, इसको बंद किया और इसमें पानी भरा हुआ है इतना, और इधर पानी क्या है? नहीं है। जैसे इसको उठाएंगे क्या होगा? पानी किधर भागेगा? भागेगा कि नहीं? तो पानी हमेशा वो जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर बहता है। समझ रहे हैं? तो यहां पर देखने, पहला परिभाषा क्या लिखा है? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर, देयर मतलब किसका देयर? सॉल्यूशन या पानी? पानी। सॉल्यूशन या पानी का, पानी का कंसंट्रेशन टू लो, पानी का कंसंट्रेशन लिखे हैं। लेकिन दूसरा जो हम लोग लिखने वाले हैं, दूसरा जो लिखने वाले हैं परिभाषा, दूसरा क्या लिखेंगे? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर फ्रॉम solution of low concentration
टू हाई कंसंट्रेशन अब दोनों में क्या अंतर है हमको बताएंगे आप लोग? दोनों सेम परिभाषा है, दोनों का डेफिनेशन सेम है, अंतर बताना है आपको। क्या लिख दिए हैं इसको समझ गए ना? तो केमिस्ट्री में एक सॉल्यूशन चैप्टर है, वो सॉल्यूशन चैप्टर पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। बताइए बताइए खड़े होके, दोनों में क्या अंतर है, दोनों के परिभाषा में? बताइए। बताइए बताइएगा, इसमें क्या बताया है? कौन जा रहा है? वाटर जा रहा है, ठीक है। किसका कंसंट्रेशन है? जा रहा है लेकिन किसका कंसंट्रेशन है? सॉल्वेंट वाटर का, बहुत बढ़िया। और इसमें क्या है? तो दोनों एक कैसे हुआ? तो वही तो कह रहे हैं हम, तो दोनों सेम से अलग अलग हो गया ना। एक में कह रहे हैं हाई टू लो, एक में कह रहे हैं लो टू, गलत हो गया ना। लेकिन दोनों सही है। इसमें बहुत सारे टीचर भी कंफ्यूज हो जाता है इसमें। सही बता रहे हैं आपको। बैठिए एक बार और बताते हैं। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, ये सॉल्यूशन है, ये कैसा है? लो कंसंट्रेशन। और ये अगर सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन है तो इसमें पानी ज्यादा कि कम? कैसा हो, जब पानी ज्यादा कि कम? इसमें पानी बहुत बढ़िया ज्यादा होगा, समझ गए? इसमें ज्यादा है। और ये हाई कंसंट्रेट है, मतलब गाढ़ा है, तो इसमें पानी क्या होगा? तो ऊपर वाला परिभाषा क्या लिखे हैं? किसका हाई कंसंट्रेशन? पानी, पानी इसमें ज्यादा है ना, तो पानी हमेशा ज्यादा से कम की ओर जाती है। लेकिन सॉल्यूशन की बात करें तो पानी किधर से किधर लिखाएगा? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अभी भी नहीं समझे? बोलिए। ये तो समझ गए ना, इसमें पानी ज्यादा है। तो पानी ज्यादा कौन से सॉल्यूशन में होगा? लो की हाई में? लो में होगा। और कम हाई कंसंट्रेशन। तो ये भी तो बोल सकते हैं पानी सॉल्यूशन के लो से कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाता है, लेकिन खुद पानी खुद अपने ज्यादा से कम की ओर जाते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन चैप्टर आपका क्लियर होगा अगर ये हो गया तो। देखो पानी का बहाना दो तरीका से बता सकते हैं हम। पहला, पानी जहां ज्यादा है वहां कम की ओर, ये हो गया, हो गया ना। और पानी वहीं ज्यादा होता है जहां पर सॉल्यूशन कैसा हो? लो कंसंट्रेट हो। पतला जो सॉल्यूशन है वही ना पानी ज्यादा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं पानी पतला सॉल्यूशन से गाढ़ा सॉल्यूशन की ओर जाता है, ये पहला। और दूसरा ये बोल सकते हैं पानी खुद ज्यादा से कम की ओर जाता है, ये बोल सकते हैं ना। नहीं समझे? अच्छा इसको समझाना जरूरी है ये, क्योंकि आगे भी आएगा, आपको प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत आएगा, इसको समझना इसको जरूरी है। देखिए इसमें क्या लिखे हैं? पतला सॉल्यूशन क्या है? मान लीजिए ग्लास है और इधर भी क्या है? ग्लास का थी तोड़ दिए, यहां पर एक मेम्ब्रेन लगा दिए। क्या लगा दिए हैं? मेम्ब्रेन। पतला सॉल्यूशन है और इधर क्या है? गाढ़ा। पानी किधर जाएगा? गाढ़ा से पतला, पतला से गाढ़ा। ये ऐसा क्यों किया?
इधर पानी ज्यादा है ना, वही तो फर्स्ट वाला। देखो पहला क्या बोलोगे आप, ये वाला। सेकेंड वाला जो है वो क्या लिखा गया है, पतला सॉल्यूशन से गाढ़ा सॉल्यूशन। फर्स्ट वाला क्या लिखा गया है, पानी जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर जा रहा है। अब आया समझ में, समझ में आया, आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। तो इसी को कहा जाता है ऑस्मोसिस। अब बीच में क्या होना चाहिए हमेशा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होना चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। अच्छा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एकदम हल्का क्वेश्चन है, एकदम अमन बाबू बहुत हल्का क्वेश्चन है। बीच में हमने क्या डाल दिया, ये मेम्ब्रेन डाल दिया, ठीक है, ये मेम्ब्रेन डाल दिया, और यहां पर हमने क्या डाल दिया, नमकीन जल। समुद्र का पानी जानते हो कैसा होता है, सैलाइन होता है, मेराइन होता है ना, इसमें आपने डाल दिया, ठीक है, और इधर आपने सादा पानी डाल दिया। इसमें क्या डाल दिया, पानी, वाटर, सॉरी हिंदी में लिखने कोई दिक्कत सीबीएसई। अच्छा इधर क्या डाल दिया, पानी प्लस नमक। तो पानी किधर से किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा भाई, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है ना, इसमें कम है। तो ये पहला वाला डिफिनेशन हुआ, पानी हमेशा अपना हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है। लेकिन सॉल्यूशन की बात करें, पतला कौन होगा, ये होगा ना, और ये क्या होगा, गाढ़ा होगा। तो क्या लिखा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के, सेम परिभाषा है लेकिन अलग अलग ढंग से बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सेमी, इसको कहा जाता है ऑस्मोसिस, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, आज गर्मी ज्यादा है इसलिए ऑस्मोसिस पढ़ा रहे हैं डिटेल में, समझ रहे बात को, ये आगे काम ही देना है, लेकिन सोना नहीं है, सोना बिल्कुल भी नहीं है किसी को। तो टाइप्स ऑफ, पीछे घूम के नहीं देखना है, सबको बोल रहे हैं ना, सब लोग सो रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक्सोस्मोसिस और इंडोस्मोसिस। और दूसरा क्या होगा, इंडोस्मोसिस। समझिए जरा, इसको भी समझना ही है। अब ये हल्का हो गया। एक्सोस्मोसिस क्या हो गया, मान लो कोई सेल है, ये क्या है, सेल है, सेल से अगर वाटर बाहर जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस। एक्सो मतलब बाहर, ऑस्मोसिस मतलब वाटर का जाना, वाटर का बहना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। तो सेल के बाहर, एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर आना, वही एक्सो है। सेल से अगर बाहर जा रहा है पानी तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस, ठीक है। कब होता है, जब इस सेल को आप किसमें डाल दो, नमक में। कहां डाल दो, नमक में, नमक प्लस जल, वाटर। जैसे ही किसी सेल को आप नमक के घोल में रख दोगे, सेल से पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, समझ रहे। और इंडोस्मोसिस क्या होगा भाई, जब वाटर कहां चला जाए, सेल के अंदर, कहां चला जाए, सेल के अंदर अगर वाटर जा रहा है तो इसको कहा जाता है इंडोस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको, इंडोस्मोसिस। जब हम लोग सेल को पानी के अंदर रखेंगे तब इंडोस्मोसिस होता है। यहां पर है पानी, वाटर, समझ रहे हो। तो ये हो गया इंडोस्मोसिस और ये हो गया एक्सोस्मोसिस। आपका अचार सूख गया, आपका अचार क्या हो गया, सूख गया, क्या डाल देते हैं इसमें,
तेल डाल देते हैं, तो कैसा हो जाता है फिर? सूख जाने के बाद टूटता भी नहीं है, और जैसे ही तेल में डाल देते हैं ये फूल जाता है। फूला कैसे? उसमें वाटर चला गया, क्या हो गया? इंडोस्मोसिस। उसके बाद किशमिश को पानी में डाल दो, सुबह तक क्या होगा? फूल जाएगा। वह भी किसका उदाहरण है? इंडोस्मोसिस। समझ रहे हो? एक्जोस्मोसिस का उदाहरण जैसे अचार ही है, अचार में जैसे आपने तेल डाल दिया, मान लो अचार में भुपरी लगा हुआ है इस तरह से, उसमें तेल जैसे डाल दोगे तो इसमें जो भी फंगस बैक्टीरिया है, तेल जैसे डालोगे, उस नमक और तेल डालोगे तो इसका एक्जोस्मोसिस हो जाता है। अचार में अगर तेल रहता है तो कभी भी देखते हो ना बैक्टीरिया लगता है ना फंगस। उसका कारण यह है कि जैसे हम लोग तेल डालते हैं तो तेल डालने के कारण ही बैक्टीरिया के बॉडी का जो वाटर है वो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और वो मर जाता है, वह मर जाएगा। उसके अलावा कोई पौधा है, अगर उसमें नमक का जल अगर डाल दोगे तो वो क्या होगा? एक्जोस्मोसिस हो जाएगा, पौधा सूख के मर जाएगा, वह भी एक्जोस्मोसिस होता है। तो ऑस्मोसिस। अच्छा बताइए, पानी का मूवमेंट हुआ और यहां पर मेम्ब्रेन कहाँ है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक तरह का मेम्ब्रेन है कि नहीं जी? तो मेम्ब्रेन के द्वारा जा रहा है ना पानी, तो ऑस्मोसिस हुआ कि नहीं? यहां पर भी मेम्ब्रेन के द्वारा पानी बाहर जा रहा है ना, तो वह भी क्या हुआ? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस मतलब समय समाप्त है ना? बताइए अब क्या सोचें आप, होगा कि नहीं होगा? हाँ, हो जाएगा, होगा। आप बताइए, होगा? होगा, होगा, हो जाएगा। नहीं होगा। मेम्ब्रेन कहाँ है? गंगा नदी बह रही है ना, तो बीच में मेम्ब्रेन नहीं है ना, तो नहीं होगा। बीच में मेम्ब्रेन होना चाहिए। अगर कोई चाहे जाकर के वहां मेम्ब्रेन का दीवार डाल दे, क्या होगा? तब वो ऑस्मोसिस होगा। अच्छा बताइए, वहां पर फिर क्या होगा? वहां पर फिर क्या होगा बताइए? खत्म हो गया इस टाइम। अगर मेम्ब्रेन बीचों बीच डाल दिए तो क्या होगा? पानी बहेगा। क्या उसमें जो मिट्टी वगैरह वो बहेंगे? नहीं, इसको बंद कर देना, लाइव को बंद कर देना। बताइए, जैसे गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी इस तरह से बह रही है, ठीक है, यहां पे आपने क्या डाल दिया? मेम्ब्रेन डाल दिया, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? खाली वाटर जाना। सॉल्यूट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो पानी क्या होगा? इधर रिस के आ जाएगा और इधर क्या जमा हो जाएगा? जितना भी धूल कण सॉल्यूट है सब जमा हो जाएगा। तो इधर शुद्ध पानी बहेगा, इधर क्या बहेगा? प्योर गंगा। और सारा कचरा इधर जमा हो जाएगा, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वही होते हैं जो खाली पानी को जाने देते हैं बट सॉलिड को नहीं जाने। अब इसका उपयोग हम लोग क्या कर लेते हैं? हम लोग नमक के जल को शुद्ध करने में, इधर ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है, कंप्यूटर कोई नहीं देखेगा।
इधर ध्यान दो, यहां पर अगर हमने यहां पर समुद्र का जल यहां पर डाल दिया, इसमें क्या है, नमक प्लस वाटर है। अब क्या होगा, इसमें वाटर जाएगा, नमक जाएगा, वाटर नमक इधर, वाटर इधर, यहां पर प्योर वाटर हो गया ना। इस तरह से हम लोग समुद्र के जल को छान लेते हैं। कि कौन सा प्रोसेस, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की क्रिया से हम लोग क्या करते हैं, समुद्र के जल को शुद्ध कर देते हैं। केंट, आरओ है ना, आरओ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है, इसमें भी वही किया जाता है। पानी आया, गंदा पानी आया ना, अब बीच में क्या लगा हुआ है, मेम्ब्रेन। गंदा पानी आया, खाली पानी जाएगा, सॉल्यूट जो कचरा इधर आ गया, पानी इधर चला गया, उसको लेके हम लोग पी लेते हैं। ऑस्मोसिस का कितना फायदा है ना जी। तो ऑस्मोसिस का ये फायदा है, किशमिश को अंगूर बना देता है, पानी में डाल देने के बाद, दूध में डाल देने के बाद, तो ये ऑस्मोसिस है। एक बात हम लोग को आप लोग बताओगे, आप लोग छुटपन से, इतना से बचपन से पढ़ रहे हो इस तरह से कि पौधों में वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, रूट। कौन करता है, कैसे करता है, ऑस्मोसिस। समझ रहे बात को। मिट्टी में पानी क्या होगा, ज्यादा की कम, ज्यादा होगा ना, और रूट के अंदर पानी जाहिर सी बात है बहुत कम होगा, तो पानी किधर से किधर जाएगी, ज्यादा से कम। और रूट जो सेल होगा, सेल तो होगा ना रूट में, वो मेम्ब्रेन से होते अंदर चला जाता है। उसके बाद मान लो ये सेल से बना हुआ है, इसे बना हुआ है, तो इस सेल से ऑस्मोसिस के द्वारा इसमें जाएगा, ऑस्मोसिस होगा, फिर इसमें जाएगा, इसे करके क्या होगा, पूरे प्लांट में चला जाना। मतलब पूरे प्लांट में जो पानी का जो जाना आना हो जाता है वो ऑस्मोसिस के द्वारा हो जाता है। समझ रहे हैं। तो ये तो वैसे खत्म हो गया, ये थोड़ा सा बता दें आप लोग को थोड़ा ज्यादा। और अगले क्लास में हम लोग ये माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, वो सब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। ये थोड़ा सा आप लोग अधूरा से पढ़े थे कुछ लोग, तो इसलिए थोड़ा सा आज रहने देते हैं आज का क्लास।